ठंड नमस्कार दर्शकों, मैं शशि सिन्हा कानूनी सलाह के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है पति पत्नी के बीच विवाद एवं कानून। इस संबंध में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता अरुण कुमार जी और उनके साथ में है पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता सुमन कुमार जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे आज के इस कार्यक्रम में। अरुण कुमार सर, आप हमें ये बताएं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता बड़ा ही अटूट होता है, बड़ा ही मधुर होता है, जहाँ एक और इनकी खुशियाँ इनके गम एक हो जाते हैं, इनके सपने एक हो जाते हैं, इनके ख्वाब एक हो जाते हैं। वहीं आज ये बहुत कम देखने को मिलता है। आज के परिवेश में पति पत्नी के रिश्ते में बड़े विवाद होते हैं, बड़े झगड़े होने लगे हैं। तो ऐसा क्यों होता है सर और इसके क्या कारण है? देखिए, भारतीय संस्कृति में ये कहा गया है कि पति पत्नी के रिश्ते स्वर्ग में बनते हैं और धरती पर उतरते हैं। जी जी। लेकिन उसमें विवाद का जो ओरिजिन है, कहाँ से जन्म होता है विवाद, जी उसके डेप्थ में हम लोग अगर जाएंगे जी तो कोई भी व्यक्ति, कोई लड़का या लड़की जब जिस परिवार में जन्म लेता है जी उस परिवार का रहन पोषण, भरण पोषण और रहन सहन का एक अलग तरीका होता है। उस परिवार का एक संस्कार होता है। जी तो लड़की जिस घर में जन्म लेती है वहाँ का संस्कार, वहाँ का रहन सहन, और लड़का जहाँ जन्म लेता है वहाँ का रहन सहन और संस्कार में थोड़ा अंतर होता है। जी कोई ऐसा दुनिया में परिवार नहीं है कि एकदम हूबहू दोनों का रहन सहन और संस्कार एक हो। जी जी बिल्कुल। अब जब दोनों बड़े होते हैं तो लड़की को ससुराल आना पड़ता है शादी के बाद। तो वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो रहन सहन है, वहाँ का जो संस्कार है, वो दोनों में थोड़ा अंतर पड़ता है। बिल्कुल। तो उसके एडजस्टमेंट में कहीं कहीं पत्नी और पति के बीच में धीरे धीरे विवाद पैदा होने लगते हैं, और उस विवाद के कारण बड़ा रूप जब ले लेता है तो वही केस मुकदमों में कन्वर्ट हो जाता है। और यही कारण है कि पति पत्नी के विवाद में संस्कार दोनों परिवारों का, जहाँ से दोनों आए हैं, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का कल्चर में कुछ अंतर रहता है, जिसकी वजह से दोनों परिवार जब आते हैं एक साथ तो थोड़ा बिगनिंग में होता है, बाद में 2-3 साल 4 साल होते होते फिर दोनों में सेटलमेंट हो जाता है। इसलिए कानून भी बनाया गया है कि अगर पति पत्नी का विवाद 7 साल तक अगर नहीं हुआ या पारिवारिक या तालमेल से चल गया 7 साल, तो उसके बाद आप दौरी का चाहे कोई भी मुकदमा करने में आप सक्षम नहीं कर सकते। जी जी। इस तरह का काम। जी जी सर, आप ये बताएं कि पति पत्नी के बीच आज के परिवेश में बहुत झगड़े देखने को मिल रहे हैं, तो अगर विवाद हो ही जाए तो इसके लिए कौन कौन से कानून है सर? देखिए, कानून तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से महत्वपूर्ण कानून कुछ जो है, ऐसे तो भारत कानून का जंगल कहा जाता है। भारत में इतना कानून है, लेकिन पति पत्नी के विवाद से संबंध में कुछ कानून है जिसे हमें हमारे दर्शकों को जानना चाहिए और देश को और दुनिया को भी, अपने देश के लोगों को जानना चाहिए। जी जी। उसमें सबसे पहले एक आज के दिन में जो आ रहा है पति पत्नी के बीच में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना है अक्टूबर 2006 में। इसमें है कि अगर कोई पति अपने पत्नी को किसी तरह से मानसिक, शारीरिक या किसी भी तरह का फिजिकल या इकोनॉमिकल, आर्थिक या दहेज के लिए या किसी तरह से उस पर अगर हमला करता है, उसको मारता है, पीटता है, घर में घरेलू हिंसा करता है, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत उस महिला को अधिकार दिया गया है कि वो जा करके थाना में केस कर सकती है। थाना अगर केस नहीं ले रहा है तो उस महिला को अधिकार दिया गया है कि वो जाकर के महिला आयोग में कंप्लेन करे कि थाना हमारा नहीं ले रहा है। तो महिला आयोग को पावर दिया गया है कि वो थाना को शोकॉज नोटिस कर सकता है कि आप इस महिला का क्यों नहीं आप FIR लॉन्च कर रहे हैं, और महिला आयोग के इंटरफेरेंस के बाद FIR हो ही जाता है। जी जी। इसके बावजूद भी अगर नहीं हो तब फिर कोर्ट में कंप्लेंट केस करने का ऑप्शन है, वहाँ तो होता ही होता है, होना ही होना है। इसलिए ये तीनों ऑप्शन हर एक महिला को दिया गया है जो शादीशुदा है कि अगर पति से विवाद हो तो पहले आप जो है थाना में जाइए, थाना नहीं लेता है तो महिला आयोग को कहिए, महिला आयोग थाना दोनों मिलकर भी नहीं ले रहा है तो CGM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट होता है हर जिले में,
वहाँ जा करके आप कंप्लेंट फाइल करेंगे तो वो अनिवार्यतः वो स्वीकार होगा और आपकी सुनवाई होगी। जी सुमन सर, आप हमें ये बताएं कि घरेलू हिंसा क्या है और घरेलू हिंसा के मामले में कहाँ संपर्क करें। घरेलू हिंसा को घरेलू हिंसा अधिनियम में डिफाइन किया गया है, इसका पूरा डिफिनेशन दिया गया है। जी। जैसा कि अभी पहले सवाल में हमारे विद्वान दोस्त ने बताया, किसी भी तरह की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या लैंगिक दुर्व्यवहार। शारीरिक दुर्व्यवहार में आप कह सकती हैं जैसे मारपीट किया गया, बहुत सारी घटनाएं मारपीट के अलावा भी होती हैं। तो शरीर के साथ अगर कोई छेड़छाड़ की जाती है तो उसको शारीरिक हिंसा के अंतर्गत रखते हैं। लैंगिक हिंसा, जबरदस्ती किसी महिला के साथ उसके साथ अभद्र व्यवहार करना या बलात्कार करने की घटनाएं, ये सब घटनाएं लैंगिक हिंसा में आती हैं। मौखिक रूप से भी हिंसा की जाती है। मौखिक हिंसा किसी महिला को उसके परिवार वालों के बारे में, उसके मायके वालों के बारे में अगर कुछ ऐसी बातें कही जाए जो कि मान्य नहीं हो, रोज उसको चिढ़ाया जाए, उसको समय पे खाना नहीं दिया जाए। आर्थिक हिंसा, उसकी जरूरतों को नहीं पूरा किया जाए, तो ये सारे हिंसा में आते हैं। और इन हिंसा के खिलाफ महिला घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत प्रोटेक्टेड। ये घरेलू हिंसा पति के अलावा भी लोग कर सकते हैं। घर में रहने वाले अन्य लोग जैसे सास ससुर हो गए, ननद हो गई, देवर हो गया, भसुर हो गया, इस तरह के लोगों के द्वारा भी इस तरह की हिंसा की जा सकती है। तो महिला के प्रति जो हिंसा घरेलू हिंसा अधिनियम में के अंतर्गत की जाती है उसका डिफिनेशन मोर और लेस यही है। अब दूसरा पार्ट आपके सवाल का ये था कि महिला कहाँ जा सकती है जो घरेलू हिंसा अधिनियम से प्रभावित है। तो अभी हम लोगों ने बात की कि महिला आयोग में पहले वो थाने को अप्रोच कर सकती है। महिला थाने को अप्रोच किया या महिला थाना को कॉग्निजेंस लेना है और थाने में उसका केस FIR दर्ज करना है। अगर वो दर्ज नहीं करता है तो उस केस में महिला आयोग में महिला जाकर के कंप्लेन करती है और महिला आयोग के इंटरवेंशन के बाद वो कंप्लेन लॉन्च हो जाता है। इसके अलावा प्रत्येक जिले में जिला हेल्पलाइन बनाया गया, डिस्ट्रिक्ट हेल्पलाइन है महिलाओं के लिए, जहाँ हेल्पलाइन में शुरू में महिलाएं जाकर के कंप्लेन कर सकती हैं और वहाँ उस कंप्लेन के आधार पे उनको बुलाया जाता है। पति को या और भी जो प्रताड़ना करने वाले लोग होते हैं, जो हिंसा जिन्होंने परपेचुएट किया होता है, और वहाँ समझाने की सुलह की कोशिश होती है। महिला हेल्पलाइन में भी उनके केस को आगे थाने में फॉरवर्ड अगर जरूरत होती है तो थाने में फॉरवर्ड किया जा सकता है, ऐसा प्रोविजन बताया गया है। और अंत में तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है हर जिले में, जो कि इनका फाइनल कॉग्निजेंस लेते हैं और इसके आधार पे आवश्यक कानूनी कार्रवाई विभिन्न धाराओं में, IPC की धाराएं हो या फिर आपको अलग अलग जो एक डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट इत्यादि जो एक बने हुए हैं स्पेसिफिक कानून जो है उसके अंतर्गत लिया जा सकता है। अगर केस किए जाए तो अदालत से क्या अपेक्षा की जा सकती है? जैसा कि आम जन का अदालत से एक्सपेक्टेशन होता है कि हमारी बातों की सुनवाई हो, अदालत उसका कॉग्निजेंस ले, उसका संज्ञान ले और संज्ञान लेने के बाद जल्दी से जल्दी उसका फैसला करते हैं ताकि हमें इंसाफ जल्द से जल्द मिल सके, समय पर मिल सके। चूंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये वर्ड हम लोग कहते हैं, देर से आया गया इंसाफ भी जस्टिस को डिनाई करता है। खैर, महिला जब कंप्लेन करती है और उसका केस लिया जाता है तो एक्सपेक्टेशन ये होता है कि 3 दिन के भीतर वो संज्ञान ले, मजिस्ट्रेट संज्ञान ले और उसका फैसला, केस का फैसला आगामी 2 महीने के अंदर, 60 दिन के अंदर हो जाए। ये प्रैक्टिकल रूप से कम हो पाता है, लेकिन कानूनी प्रावधान यही कहता है। अच्छा, घरेलू हिंसा के अंतर्गत कौन कौन आरोपी हो सकते हैं? पहले सवाल के जवाब में मैंने बताया था कि घरेलू हिंसा में पति तो मुख्य आरोपी आमतौर पे होता है। प्रताड़ना के केस जो कि चूंकि एडजस्टमेंट के चलते मैक्सिमम विवाद खड़े होते हैं, 2 परिवार 2 संस्कार मिलते हैं, तो एडजस्टमेंट शुरू में बहुत बड़ा सवाल होता है और एडजस्टमेंट न होने पे पति के द्वारा ही अधिकतर घरेलू हिंसा के मामले अंजाम दिए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ पति ही घरेलू हिंसा करता है। बहुत मामलों में पति और पत्नी में बहुत प्यार होता है, दोनों में एडजस्टमेंट हो चुका होता है, लेकिन हमारे परिवेश में घर की अन्य महिलाएं जैसे सास, उनका घर पे आधिपत्य हुआ करता है, वो चाहती हैं कि हमारी बहू भी हमारे अनुसार चले और इसके कारण वो अपनी बातों को बनवाना चाहती हैं जबरदस्ती। तो हिंसा की बातें वहां भी आती है, वो उन्हें तंग करती हैं। ननद, देवर, भसुर, ससुर, कोई भी रिलेटिव
जो कि उस छत के नीचे रह रहा हो, एक साथ रह रहा हो, एक घर में रह रहा हो, जी जी, तो उसके द्वारा वो हिंसा की जा सकती है और वो अभियुक्त बनाया जा सकता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर ननद शादीशुदा हो चुकी है, शादी उसकी हो गई है और वो दूसरे जगह रह रही है, दूसरे परिवार में चली गई है, तो उस स्थिति में वो नहीं बनाई जा सकती। लेकिन वहाँ भी एक पहलू देखना चाहिए कि मान लिया ननद आके कुछ दिनों के लिए रहती है, एक दिन के लिए ही आती है और कुछ ऐसा काम करती है, इंटरफेयर करती है, तो वहाँ घरेलू हिंसा का आरोपी उसे बनाया जा सकता है। जी जी जी। अच्छा सर, अरुण सर, आप मुझे बताइए कि घरेलू हिंसा अधिनियम क्या है? घरेलू हिंसा अधिनियम का डिफिनेशन हमारे विद्वान साथी ने दिया जी, कि परिवार का कोई भी सदस्य, चाहे सास हो, ससुर हो, या देवर हो, भैंसुर हो, या ननद हो, या परिवार का कोई भी सदस्य जो उस घर में रह रहे हैं, अगर महिला को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से टॉर्चर कर रहे हैं या आर्थिक रूप से, दहेज के लिए जैसे टॉर्चर होता है, मोटरसाइकिल चाहिए, मारुति कार चाहिए, या 2 लाख रुपया दीजिए, 5 लाख रुपया दीजिए, हमको बिजनेस शुरू करना है, आप अपने बाप से मांग के लाइए, इस तरह की जो आम घटनाएं जो होती हैं घर में, तो ये सब को, और इसके लिए जो शारीरिक प्रताड़ना दी जाती है किसी महिला को, तो यही घरेलू हिंसा है। जी जी, आप घर के लोग हैं और वो लड़की आपके यहाँ रह रही है, तो आपकी बेटी है, आपकी पुतोह है, तो उसको भी घर जैसा सम्मान मिलना चाहिए। अगर घर जैसा सम्मान उसको वहाँ नहीं मिल रहा है और शारीरिक रूप से उसको टॉर्चर किया जा रहा है, मानसिक रूप से पैसा के लिए टॉर्चर किया जाता है, तो दिस इज डोमेस्टिक वायलेंस, यही घरेलू हिंसा है। जी जी, और इसके खिलाफ कानून बने हुए, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट भी बना हुआ है, जी, दहेज निरोधी अधिनियम है। दहेज अगर कोई मांग करता है तो उसके लिए डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट के सेक्शन 3-4 के तहत FIR होता है। कोई लड़की को टॉर्चर कर रहा है, मारपीट कर रहा है, घर में भूखे रख रहा है, तो उसके लिए 498A है IPC में, इंडियन पेनल कोड में पहले से कानून बना हुआ है, वो भी है। और भी बहुत सारे कानून हैं, जैसे IPC में भी पहले भी कानून था कि मान लीजिए आज के दिन में जो एक नया ट्रेंड देखने को आ रहा है कि भ्रूण जांच करवाया जाता है, और अगर उसमें लड़की आती है तो उसका एबॉर्शन कराने के लिए दबाव बनाया जाता है घर में, जी जी, जबकि वो महिला नहीं चाहती है कि एबॉर्शन हो, तो ये भी घरेलू हिंसा के तहत आता है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। IPC में भी ये मिसकैरेज के लिए बना हुआ है कानून, और उसमें सख्त सजा है, हत्या के बराबर सजा है। अत्याचार समाज की लड़कियों पर, घर में रहने वाली महिलाओं पर बंद हो। लेकिन सर, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे पति पत्नी के बीच विवाद होते हैं, तो पत्नी क्या करती है ना कि पति के घर के लोगों पर भी मुकदमा कर देती है। अगर वो सही है, उसके खिलाफ नहीं है, तो भी मुकदमा करती है। तो ये कहाँ तक उचित है? इस पर सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारा रिपीटेड जजमेंट्स आ रहे हैं आजकल। कोई भी देश में कानून बनता है या राज्य में कानून बनता है तो उसका यूज और मिसयूज दोनों होता है, उपयोग भी होता है और दुरुपयोग भी होता है। तो ये जो कानून बना, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट बना, या IPC में ही 498 प्रताड़ना का कानून बना, के खिलाफ कानून बना, तो इसका यूज भी हुआ। शुरू में तो बहुत यूज हुआ, इस पर ब्रेक भी लगा, बहुत सा प्रताड़ना और दहेज के लिए जो दमन होता था वो बंद हुआ। लेकिन अब हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि जरा सा भी, छोटी सी भी बात पर कोई तकरार हुआ घर में, तो पूरे परिवार के लोगों को FIR में नाम दे दिया जाता है। तो ये गलत है। अगर शामिल हैं घटना में तब तो उनका नाम दीजिए और तब उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर पति पत्नी में थोड़ा सा झंझट हुआ, या सास पुतोह में झंझट हुआ, या ससुर से झंझट हो गया, देवर, और पूरे परिवार को आपने FIR में नाम दे दिया और सारे परिवार को परेशान कर दिया, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सेवरल जजमेंट्स आ चुके हैं कि कोर्ट को बहुत माइन्यूटली चेक करना है कि फॉल्स इम्प्लीकेशन तो नहीं है। और इसीलिए आज के दिन में डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट में जो केस होता है या प्रताड़ना का केस होता है, उसमें पति को ही ज़्यादा जिम्मेदार माना गया है। सास, ससुर, देवर, भैंसुर, इन लोग को आसानी से बेल भी दे दिया जाता है कि ट्रायल में देखा जाएगा कि इनका ऑफेंस में उसमें हाथ था कि नहीं है, सताने में या टॉर्चरिंग में। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट इस पर। अच्छा, पति पत्नी के बीच तलाक के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं सर, और किन किन परिस्थितियों में तलाक के केस दर्ज किए जा सकते हैं? हाँ, ये बहुत माकूल सवाल आपका है। और डाइवोर्स का जो प्रोविजन है वो हिंदू मैरिज एक्ट में भी सेक्शन 13 है, और इधर फैमिली कोर्ट एक्ट नया बना है, इसमें भी डाइवोर्स का प्रोविजन किया गया है।
तो अगर पति पत्नी के बीच जी जी 3-4 ग्राउंड हैं, 5 ग्राउंड हैं जिसके आधार पर डाइवोर्स फाइल किया जाता है, अगर वो रीजन सही है तो उसके आधार पर आप डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। जी वो सब आधार है कि जैसे क्रोनिक डिजीज पहला देखना, अगर पति पत्नी में से किसी एक को जी कोई ऐसा छुआछूत का भयंकर बीमारी हो जिसके चलते उसको खतरा जान का पति से पत्नी को या पत्नी से पति को, दोनों में एक दूसरे से खतरा हो, तो इस आधार पर भी आप डाइवोर्स ले सकते हैं। दूसरा जो ग्राउंड है डेजर्टेशन, पति पत्नी के बीच जो है कंजुगल लाइफ जो होता है, कोहैबिटेशन होता है, साथ रहने का जो परंपरा है, अगर कोई पति या पत्नी दोनों में से कोई इस परंपरा को भंग करता है, मतलब पति को अलग रखता है या पत्नी को अलग रखता है, जिसको डेजर्टेशन कहा जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में कोई अगर एक दूसरे को आपस में जो कोहैबिटेशन नहीं होने के लिए मजबूर करता है, तो उस आधार पर भी तलाक दिया जा सकता है। तलाक का मुकदमा आप फाइल कर सकते हैं, फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत भी और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत भी, दोनों प्रोविजन है। लेकिन आजकल ज़्यादातर फैमिली कोर्ट एक्ट में ही केस किए जाते हैं। और इसी तरह से तलाक का सहमति से भी तलाक हो सकता है। दोनों पति पत्नी में अगर सहमति हो जाए कि हम लोग अब साथ नहीं रहेंगे, तो वो इजी होता है, आप डाइवोर्स फाइल करिए, दोनों सहमति से जजमेंट ले लीजिए कि भाई हम दोनों अलग रहेंगे, तो ये भी है। और तलाक के बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, लेकिन ये 2-3 जो है महत्वपूर्ण है। सहमति से भी होता है। अब आजकल देखा जा रहा है कि दोनों पति पत्नी में लेन देन, शादी में जो है गिफ्ट दिया गया या दहेज दिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आजकल कर रहा है जजमेंट। बेल के लिए जब हस्बैंड जाता है तो कहा जाता है कि भाई कितना लिए दिए हैं आप लोग, तो उतना 1 टाइम सेटलमेंट होता है। एक बार उतना पैसा आप पत्नी को दे दीजिए और दोनों ये आप एग्रीमेंट कर लीजिए, कंसेंटेड डाइवोर्स कर लीजिए, अलग हो जाइए कि भविष्य में कोई एक दूसरे पर केस नहीं करेंगे। सुमन सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि क्या पत्नी द्वारा पति पर किए गए क्रूरता को तलाक का आधार माना जा सकता है? पत्नी अगर पति क्रूरता, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपके सवाल पे हम आ रहे हैं। क्रूरता तलाक का सबसे बड़ा ग्राउंड होता है जी, और एक ग्राउंड और होता है, वो एडल्ट्री है। जी जी अगर विवाहेतर संबंध कोई बनाता है, वो आइदर पार्टनर पुरुष या महिला शादी से अपनी पत्नी या पति को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष या स्त्री से अगर वो संबंध बनाता है, तो एडल्ट्री शादी का तलाक का सबसे बड़ा ग्राउंड होता है। साथ में क्रूएलिटी। तो अब आपने पूछा कि क्रूएलिटी जो है, क्या वो, एक बार सवाल रिपीट करेंगे? पत्नी द्वारा पति पर किए गए क्रूरता को आप तलाक का आधार मान सकते हैं क्या? अब इसमें क्रूरता अलग, जैसे शारीरिक प्रताड़ना या इन चीजों पर अगर किया जाए तो वो क्रूरता को तलाक का आधार माना जाता है। क्रूरता अगर वो पति आरोप लगा रही है कि हमारे पति विवाहेतर संबंध बना रहे हैं किसी दूसरी महिला के साथ, और वो गलत साबित हो जाता है जी, तो इस केस में उसको क्रूरता माना जाता है। और वो कोर्ट इस ग्राउंड को मानते हुए, इस ग्राउंड को लेकर के तलाक का मुकदमा कर सकता है, और इस पे उसको साबित होने पे तलाक आसानी से मिल जाएगा। अच्छा, ये मैं जानना चाह रही हूँ कि दहेज के लिए जो आरोपी होते हैं घर के, जो प्रताड़ित करते हैं, तो उनके लिए कौन कौन से कानून हैं, और दहेज मृत्यु क्या है? प्रताड़ना के बारे में तो घरेलू हिंसा अधिनियम की बात हम लोगों ने की, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट है, ये दोनों एक्ट। इसके अलावा आईपीसी की विभिन्न धाराओं में भी कानून बनाए गए हैं। जैसे मान लिया दहेज के लिए बहुत सारी घटनाएं पहले होती थी और आज के डेट में भी होती हैं कि बहुओं को लोग जला तक देते थे। हिंसा इस हद तक बढ़ जाती थी कि उनको शरीर में आग लगा देते, जला देते थे। और इस टाइप की घटनाएं अगर प्रताड़ना के चलते मृत्यु होती है, किसी महिला की, बहू की मृत्यु होती है, तो वो दहेज मृत्यु के रूप में जानी जाती है। वो दहेज हत्या होती है, और दहेज के मांग के क्रम में वैसी हत्या हुई तो दहेज मृत्यु वो मानी जाती है। इसके लिए इंडियन पिनल कोड की सेक्शन 304B में प्रोविजन है, और आरोपी व्यक्ति को आरोप साबित हो जाने पे 7 साल की सजा हो सकती है कम से कम, और जो ज़्यादा से ज़्यादा आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। इसके अलावा महिला को प्रताड़ित करके विभिन्न ढंग से जब प्रताड़ना दी जाती है, तो अलग अलग कदम उठाने पे
जैसे कि मान लिया कोई महिला प्रताड़ना से तंग होकर के आत्महत्या कर लेती है, आप रोज उसे प्रताड़ित कर रही हैं और घर में ऐसा वातावरण बना दिया गया है कि वो रहने लायक नहीं रह गया है उस महिला के लिए, और शादीशुदा महिला उस स्थिति में अगर आत्महत्या करती है तो एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस उस पर किया जा सकता है, जो कि सेक्शन 406 ये एबेटमेंट ऑफ सुसाइड 306 सेक्शन आईपीसी में आता है। तो इस ढंग के कानून बने हुए हैं और उस पर वो एक्शन लिया जा सकता है। अच्छा, पत्नी अगर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी तरीके अपनाती है तो क्या इसे क्या कहते हैं आपकी पति पर वो क्रूरता कर रही है, ऐसा तो नहीं हो सकता? तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कानून क्या कहता है इस बारे में? सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे जजमेंट्स इसमें दिए हैं और उसमें बड़ा क्लियर कंसेप्ट है कि अगर वो अपने अधिकारों को पाने के लिए जी कोई कदम उठाती है कानूनी तरीका, तब उस तरीके को क्रुएल्टी की श्रेणी में, क्रूरता की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। और कानून यहाँ पे बहुत ही क्लियर है। हमने पहले भी बताया कि जैसे वो विवाहेतर संबंध का आरोप लगाती है कोर्ट में, तो उस संबंध में अगर वो गलत आरोप है पति, तो उसके आधार पे पति तलाक का मुकदमा कर सकता है और उसे तलाक मिल जा सकता है, लेकिन अन्य मामलों में वो क्रूरता नहीं मानी जाएगी। जी अरुण जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि दाम्पत्य अधिकारों की बहाली क्या है? रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के लिए भी मुकदमे फाइल होते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि लड़की के घर वाले, नैहर वाले जो कहिए, मायके वाले, वो लड़की को इतना बढ़ा चढ़ा देते हैं, इतना संरक्षण देने लगते हैं कि वो वहीं रहना चाहती है, ससुराल जाना ही नहीं चाहती। तो अब अगर उसको इस तरह से माहौल बना करके, डरा करके कि भाई वहाँ जाओगे तो तुमको ये टॉर्चर होगा, दहेज मांगा जाएगा या मारपीट होगा, तो वो लड़की डर जाती है और ससुराल नहीं जाना चाहती। तो ऐसी परिस्थिति में एक कानून है कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के लिए पति मुकदमा फाइल कर सकता है कि वो हमारी पत्नी है और उनको आने नहीं दिया जा रहा है, हम लोग दोनों साथ रहना चाहते हैं, लेकिन इस बीच दोनों के परिवार वाले उसमें हम लोग को साथ नहीं होने देना चाहते हैं। तो इसके लिए वो केस फाइल कर सकते हैं फैमिली कोर्ट में, और ये कोर्ट से दरखास्त कर सकते हैं कि आप हमारी पत्नी को हमारे साथ ला करके रखवाइए। तो इसमें उनको बहुत कोर्ट से आदेश होता है। पुलिस फोर्स भी, यहाँ तक कि कभी कभी देखा गया है पुलिस फोर्स दे करके उस लड़की को ला के ससुराल में रखा जाता है, और इस टर्म कंडीशन के साथ कि इस पर किसी तरह का टॉर्चरिंग नहीं होना चाहिए इस परिवार में। तो इस पर कानून है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, माने पति पत्नी दाम्पत्य जीवन को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए भी कानून बने हुए हैं, और इसके लिए फैमिली कोर्ट एक्ट को अधिकार है कि वो पत्नी पर, पति पर, दोनों पर दबाव दे करके और दोनों को साथ रखने के लिए कह सकता है, आदेश पारित कर सकता है। दहेज निषेध अधिनियम के तहत महिलाएं अपना बचाव कैसे कर सकती हैं सर? डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट वही दहेज निषेध अधिनियम है 1984 का है। इसमें महिलाओं को अधिकार दिया गया है कि जो ही उनको लगे कि हमको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से घर में दहेज के लिए तंग किया जा रहा है, तो उनको अधिकार दिया गया है कि सबसे पहले वो जाकर के थाना में केस करें। पहले तो कोशिश करना चाहिए कि पारिवारिक जो रिलेशंस में जो लोग हैं उनसे समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए कि इस तरह का जो आप डिमांड कर रहे हैं ये गलत है। दोनों के रिश्तेदारों को बैठा करके कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर एकदम वो बंद नहीं होता है ससुराल वालों की तरफ से, तब फिर दूसरा ऑप्शन है कानूनी शेल्टर लेने का। तो उसमें आप थाना में जाकर के एक FIR बना के, जो आपके साथ हो रहा है दहेज के लिए, मोटरसाइकिल मांगते हैं या कार मांगते हैं या बिजनेस चलाने के लिए या कोई काम के लिए पैसा मांगा जा रहा है, तो आप थाना में FIR कर सकते हैं। जैसा कि बताया, थाना नहीं लेता है तो महिला आयोग को कर सकते हैं, हेल्पलाइन को कर सकते हैं, और कहीं नहीं हो तो अंत में कोर्ट है, हर जिला में CGM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट है, वहाँ आप कंप्लेन किसी वकील से बनवा करके और फाइल कर दीजिए, और एक दो भी आपके सपोर्ट में गवाह दे देंगे तो उस पर फिर केस स्टार्ट हो जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, और जो सज़ा है टॉर्चरिंग का या दहेज का, वो सज़ा उनको दिया जाएगा, जेल भी जा सकते हैं, और हर तरह का जो सज़ा का प्रोविज़न है उनको दिया जाएगा। पत्नी द्वारा वैकल्पिक आवास की मांग किए जाने पर इसकी व्यवस्था के लिए उत्तरदायी कौन होगा? देखिए, हाँ,
ऐसा होता है, जैसा कि पहले भी हम लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर लाइफ में सेटलमेंट नहीं हो रहा है सास ससुर के चलते जी या देवर के चलते या ननद के चलते, घर में या छोटा घर है, इस वजह से हर लोग परेशान हो जाता है, तो पति की जिम्मेदारी है। और ऐसा कई एक जजमेंट में आया भी है सुप्रीम कोर्ट का भी, हाई कोर्ट का, कि पति की जिम्मेदारी है कि अगर उस घर में एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है तो ऐसी परिस्थिति में उसको आप अलग से रेंट पर भी लेकर के अलग आप पत्नी को रखिए, ताकि घर में आपका कंजुगल लाइफ तो सेफ हो ही, और घर में भी जो विवाद पैदा हो रहा है, जो घर स्वर्ग होना चाहिए वो नरक में तब्दील हो गया है, उससे भी आपका छुटकारा मिले। ये पति का दायित्व है, क्योंकि पति काम करता है। वैसे तो आजकल के ज़माने में पति पत्नी दोनों काम करते हैं, तो दोनों करते हैं तो जरूर अलग लेकर के रहने का दायित्व पति को ही। तो अरुण सर और सुमन सर, आप चलते चलते कार्यक्रम के अंत में हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोग ये कहना चाहते हैं अपने राज्य के नागरिकों से, देश के नागरिकों से, और खास करके वैसे पति और पत्नियों से, कि आपका जीवन, आपका कंजुगल लाइफ स्वर्ग से भी सुंदर बने। इसके लिए आप 2 कदम आप सही बढ़िए, और 2 कदम पति को बढ़ना चाहिए, 2 कदम पत्नी को बढ़ना चाहिए। और विवाद हो तो सबसे पहले बैठ के दोनों सुलझा लें, क्योंकि कम्युनिकेशन से सारे समस्या, दुनिया में कोई ऐसा विवाद नहीं है जो बैठ के हल नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमारा यही संदेश है हर पति पत्नी से कि आप आपस में बैठ के बात तो कीजिए, सॉल्यूशन निकल जाए। जी, यहाँ तक कि कोर्ट भी यही चाहता है। आप कोर्ट में जब जाते हैं तो सबसे पहले जैसे रिस्टोरेशन ऑफ कंजुगल राइट की बात हो रही थी, कोर्ट चाहता है कि दोनों लोग साथ रहें और वो आदेश देता है, लेकिन प्रैक्टिकली होता ये है कि वो सारी चीज़ें पेपर वर्क ही बन के रह जाती हैं जब तक कि दोनों के मन नहीं मिलते हैं। तो मन मिलाने के लिए पति पत्नी का सबसे बड़ा जरूरत ये है कि आपस में संवाद हो, कम्युनिकेशन हो, और हम लोग उस सिद्धांत पे चले कि ये जोड़े जो है वो स्वर्ग से बन के आते हैं, और उसको हम मेंटेन करने की कोशिश करें। और कोर्ट और कानून का सहारा तभी लेना चाहिए जब लगे कि हाँ भाई अब कोई रास्ता नहीं बचा है, ये आपसी असहमति इस कदर बढ़ चुकी है कि अब हम एक साथ नहीं रह सकते। जब सारे रास्ते बंद हो जाए तो अवश्य रूप से कोर्ट में जाना चाहिए और जाकर के कानूनी तरीके से सेपरेशन। सर, आप दोनों यहाँ आए, आप लोग यहाँ आए और इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हमारे दर्शकों को, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा? आप चाहे तो हमें सुझाव दे सकते हैं। कार्यक्रम कानूनी सलाह द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, डीडी बिहार, फ्रेजर रोड, पटना 800001। यदि आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।